तो सर यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है करंट अफेयर, क्योंकि इस कंपोनेंट से डायरेक्टली एग्जाम में 8 के अराउंड क्वेश्चन आते हैं और इनडायरेक्टली भी आप लोगों को पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी के क्वेश्चन करंट अफेयर से ओरिएंटेड देखने को मिलेंगे। तो इस कंपोनेंट को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। लेकिन इस कंपोनेंट से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सी डायमेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से उन क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना चाहिए और फ्यूचर के लिए हम क्या लर्निंग ले सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। क्योंकि यहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एपीएफसी 2023, ईओ 2023 एंड ईओ 2021 एग्जामिनेशन फॉर द करंट अफेयर कंपोनेंट, और हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से इन कंपोनेंट को हमें हैंडल करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के पास हमारी 1900 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू की बुक पक्का होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आप लोगों को स्पेशल कंपोनेंट्स लाइक अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, आयरन लेबर और कंप्यूटर अवेयरनेस के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हम प्रोवाइड कर रहे हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एज पर द लेटेस्ट सिलेबस। तो ये आप लोगों के स्पेशल कंपोनेंट की प्रिपरेशन में आप लोगों की बहुत हेल्प करने वाली है। और दोस्तों, अगर आप ओवरऑल जो है एग्जाम की क्वालिटी रिवीजन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास हमारी टेस्ट सीरीज भी होनी चाहिए, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को मोर देन 15,000 प्लस क्वेश्चंस दे रहे हैं फॉर ऑल दी कंपोनेंट्स। यहाँ पे आप लोगों के पास चैप्टर वाइज टेस्ट है जहां पर आप हर एक कंपोनेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। आपके पास 10 फुल लेंथ टेस्ट के थ्रू आप अपनी ओवरऑल प्रिपरेशन का लेवल चेक कर सकते हैं। आप लोगों के पास सॉल्व पीवाईक्यूज हैं एपीएफसी के सिंस 2002 एंड ईओ के सिंस 2017 एंड दोस्तों आपके पास मंथली करंट अफेयर टेस्ट भी होंगे, इनके थ्रू आप अपनी करंट अफेयर की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वीकली मेंटर टॉक सेशन है और ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को अट्रैक्टिव डिस्काउंट 87% पे हम ऑफर कर रहे हैं। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने कूपन कोड ईपीएफओ 87 यूटिलाइज करना है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन कोर्सेज में एनरोल करना है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर हम बात करें आज की इस वीडियो में, तो आज दोस्तों मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एपीएफसी 2023 एग्जामिनेशन नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले सवाल के ऊपर, जो कि पिछली बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया था। सबसे पहले समझिए, हमारा एग्जामिनेशन था दोस्तों 2 जुलाई को, ठीक है, 2 जुलाई 2023 को हमारा एग्जामिनेशन था। अब पहला सवाल अगर आप क्वेश्चन को आज देख रहे हैं तो हमें बहुत बार ये लगता है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपोर्ट से पूछा गया है कि यह कोई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है और उससे सवाल आया है, बिकॉज क्वेश्चन डिपिक्ट ही ऐसे करवाया गया था कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डाटाबेस के आधार पर बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है भारत के मिल्क प्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में। अब अगर मैं आपको इस न्यूज के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूं दोस्तों, तो ये न्यूज जो थी ये थी फरवरी 2023 की न्यूज। अब ये न्यूज क्या थी? न्यूज ये थी दोस्तों कि भारत जो है वो नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बना है, ये था न्यूज। और वो भारत जो नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बना है, ये हमें पता कहां से चला था? ये पता चला था हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डाटाबेस के ऊपर, जिन्होंने डाटा सेट कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डाटाबेस निकाला था। वहां पे बोला गया था कि भारत 24% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है जी ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन का, तो भारत नंबर 1 पे आया है। अब यहां से हमें क्या पता चलता है दोस्तों, अगर आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट, आप जहां पे भी भारत ने कोई माइलस्टोन अचीव किया है, या अगर मैं बात करूं, एग्जांपल ले रहा हूं कि कोल प्रोडक्शन में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ठीक है, इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है, इंडिया कॉटन प्रोडक्शन में नंबर 1 है। अगर आप इस कंटेक्स्ट में कोई भी न्यूज पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आपको सबसे पहले समझना है कि भारत का अगर रैंक 1 है तो किस आधार पे भारत को रैंक 1 दिया गया। अगर कोई ऐसी रिपोर्ट है जिसने बोला है कि उस रिपोर्ट के आधार पे भारत नंबर 1 पे आया है, तो आपको उस रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब वो रिपोर्ट नहीं पढ़नी, सिर्फ ये पता हो कि इस रिपोर्ट के आधार पे बोला गया है, जो कि इस क्वेश्चन का आधार भी बना, तो वही से क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। दूसरा पॉइंट, अगर आप बात करें, हमेशा बहुत बच्चों के मन में डाउट ये आएगा कि सर क्या हमें डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर याद करने हैं? यूपीएससी के एग्जामिनेशन है सर, आप बोलते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देखिए दोस्तों, ये फैक्ट एंड फिगर नॉर्मल नहीं है। भारत नंबर 1 था मिल्क प्रोडक्शन में, तो ये तो पूछा जा सकता है ना कि भारत फिर कितना % कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अगर मैं आपको आज के कंटेक्स्ट में बोलूं कि भारत जो है वो यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है भारत में सबसे ज्यादा हो रही है, कहीं ना कहीं 707 मिलियन ट्रांजैक्शन एक दिन में हुई, और 85% ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया में यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं, क्योंकि यूपीआई सबसे बड़ा चंक बना है डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए। तो मैं बात करूं डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के आधार पर होती हैं, तो ये तो पता चाहिए ना कि सबसे ज्यादा होती तो कितने %, तो वही चीज यहां पे बताई गई थी। और अगर क्वेश्चन का आंसर बताऊं दोस्तों, तो आंसर बहुत ईजी है यहां पे, क्योंकि देखिए उस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बात करूं तो अगर बच्चों ने न्यूज पढ़ी थी, करंट कंटेक्स्ट ही पढ़ा था, तो वो आंसर को यहां पे कर सकते थे। तो यहां पे आंसर बना था ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली विल बी द आंसर हियर, ठीक है जी। अब बात करते हैं आज के उस एग्जामिनेशन के अगले सवाल के ऊपर। अब ये सवाल है G20 के ऊपर। 2023
अगर आप उस साल को याद करें तो भारत के लिए सबसे सुनहरा साल था, बिकॉज उस साल भारत ने पहली बार G20 समिट को होस्ट किया था। तो देखिए, अगर इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की समिट हमारे देश में हो रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जामिनेशन के लिए, और वहीं से ये सवाल बना है। G20 समिट में अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बेसिक सवाल है दोस्तों। देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पे आपको करना क्या है, अगर कोई भी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया एक्टिव मेंबर का मतलब या तो इंडिया वहां पे चेयर कर रहा है, या इंडिया पहली बार मेंबर बना है, या उस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है और इंडिया परमानेंट मेंबर है। जैसे ब्रिक्स की बात कर लीजिए, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात करो, बिम्स्टेक की बात करो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की जाए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हो गया, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हो गया, ये इंपॉर्टेंट अलायंसेस हैं जहां पे इंडिया बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। तो उसी कंटेक्स्ट में G20 की बात की जाए तो G20 की समिट इंडिया में हुई थी। अब क्वेश्चन उन्होंने पूछा यहां पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है। अगर आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे हैं दोस्तों, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, बिकॉज G20 कभी भी 20 कंट्रीज का ग्रुप ही नहीं बना। G20 में 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन था, भारत ने अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड करवाया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। 20 कंट्रीज ने 2 ऑर्गेनाइजेशंस भी यहां पे प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, यूरोपियन यूनियन भी और अफ्रीकन यूनियन भी, ठीक है। तो ये आपको यहां पे पता होना चाहिए, इसलिए दोस्तों यहां पे ऑप्शन नंबर डी गलत बन जाता है। अब यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से समझूं, बहुत बच्चे सोचेंगे सर क्या मुझे फाउंडिंग ईयर याद करना था, क्या मुझे ये पता होना चाहिए कि मीटिंग एनुअली होती है नहीं होती है, रोटेटिंग प्रेसिडेंसी भी होती है नहीं होती, या 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को G20 रिप्रेजेंट करता है। तो यूपीएससी अगर आपसे डाटा पूछ रहा है दोस्तों, डाटा के बेस पे ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन डाटा के बेस पे ही आपका निकलेगा। अगर आपने बेसिक पढ़ा है दोस्तों किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आपको बेसिक क्या पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स कौन हैं, क्या भारत फाउंडिंग मेंबर था या नहीं था, वो ऑर्गेनाइजेशन कब से बना है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका टारगेट क्या है। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप पढ़ रहे हैं आपको यहां पे पढ़ना, आपको उसको पढ़ना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल के ऊपर, जो कि है नोबेल प्राइज के ऊपर। देखिए, अवार्ड्स अगर मैं बात करूं तो अवार्ड से सवाल, अवार्ड्स एक वन ऑफ द हॉट टॉपिक है, जो कि अगर मैं बात करूं एपीएफसी एग्जामिनेशन और ईओयू दोनों में इस पे सवाल पूछे जाते हैं, और इंपॉर्टेंट एक वन ऑफ द हॉट टॉपिक है यूपीएससी का। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो नोबेल पीस प्राइज क्या बात करेंगे, अगर भारत रत्न की बात करें, किसी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को किसी को मिला है दोस्तों, अगर हम बात करें कोई चीज कोई अवार्ड पहली बार दिया गया है, तो जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो है न्यूज में है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसी कंटेक्स्ट में नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में पूछा गया, तो आपको सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज किस किस में दिया जाता है, ठीक है, नोबेल प्राइज का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं अब की बात करूं तो भारत रत्न जो है, अब इस एग्जामिनेशन में भारत रत्न जो है कुछ समय पहले भारत रत्न दिए गए, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अभी के न्यूज है ये, बट ऑब्वियसली बात है पिछले साल की न्यूज है, तो भारत रत्न पे भी हो सकता है सवाल पूछा जाए, बिकॉज ये एग्जामिनेशन तो 2023 के बाद हो रहा है ना यार, तो 24 में भारत रत्न दिए गए हैं, तो भारत रत्न पे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इन कंटेक्स्ट में जो बड़े बड़े प्रोमिनेंट अवार्ड्स है वो आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे नोबेल प्राइज केमिस्ट्री दिया गया था क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए, ठीक है जी। अब आते हैं चौथे सवाल के ऊपर। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था यूनिकॉर्न के ऊपर, बिकॉज जनरली जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं बहुत बच्चे बोलते हैं सर क्या हमें फाइनेंशियल अवेयरनेस या फाइनेंस करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, जनरली यूपीएससी वाले बच्चे कहते हैं नहीं पढ़े। बट देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि क्वेश्चन क्यों पूछा गया। यूनिकॉर्न डेकाक्रॉन वैसे ही बहुत बार टर्म्स न्यूज में रहती हैं, बट अगर हम यहाँ पे समझे कि सवाल क्यों पूछा गया था, अब इस सवाल का जो बैकग्राउंड है दोस्तों वो ऑलमोस्ट 1 साल पहले की बात है। मई 2022 के आसपास दोस्तों भारत का 100th यूनिकॉर्न बना था, नियो बैंक बना था आपका 100th यूनिकॉर्न। अब आप बोलोगे सर क्या मैं एक साल 2 साल पुरानी वाली न्यूज भी उठाऊं? नहीं दोस्तों, देखिए टर्मिनोलॉजीज जो हैं, अगर मैं बात करूं यूनिकॉर्न हो गया, डेकाक्रॉन हो गया, तो ये टर्म्स न्यूज में रहती हैं, ये बिल्कुल टर्म्स न्यूज में रहती हैं। तो देखिए अगर कोई मेजर, अगर हम बात करें कोई माइलस्टोन अचीव हो गया इन्हीं कंटेक्स्ट में, इन टर्मिनोलॉजी से कंटेक्स्ट में, तो आपको इन टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो यहां से हो सकता है यूपीएससी ने टर्मिनोलॉजी उठाई और यूनिकॉर्न पे हमसे सवाल पूछा। अब अगर इन 2 स्टेटमेंट्स को हम ध्यान से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि अब तो देखिए यूनिकॉर्न डेकाक्रॉन बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी बन चुकी है दोस्तों आज के टाइम में, बिकॉज इतना ज्यादा मार्केटिंग की जो न्यूज है, इतना ज्यादा मार्केटिंग के ऊपर, इंडिया का मार्केट गिर रहा है तो इतना बड़ा न्यूज बन जाता है। तो ये सारी जो टर्म्स हैं वो आपको पता होना चाहिए बेसिक।
तो यूनिकॉर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिकॉर्न यानी एक ऐसा वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री है, ठीक है, जहां पे जो स्टार्टअप है अगर उसकी वैल्यूएशन 10 बिलियन से ज्यादा हो तो उसको यूनिकॉर्न बोला जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप ही बना सकते हैं। देखिए दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल सही है, बिकॉज प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप्स, ठीक है जी, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए यूनिकॉर्न डायग्राम टर्म यूज की जाती है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है 10 बिलियन नहीं 1 बिलियन, और डायग्राम का मतलब होता है 10 बिलियन, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट एक्चुअल में यूनिकॉर्न नहीं डेकाक्रॉन को डिपिक्ट करती है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोल लूं दोस्तों, अगर आप कोई भी न्यूज पढ़ रहे हैं जहां पे आपको कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी दिखती है, जैसे मैं बात करूं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक बना है, तो अब स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, यूनिवर्सल बैंक क्या होता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक अगर आप शिफ्ट करते हैं तो क्या क्या आपको फायदा होने वाला है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या इनिशिएटिव्स जो हैं, या क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको जब आप कोई भी करंट अफेयर्स की न्यूज पढ़ोगे दोस्तों फाइनेंशियल अवेयरनेस के कंटेक्स्ट में, तो आपको सिर्फ यार ये नहीं ध्यान रखना है कि नहीं यार ये न्यूज पढ़ ली बस खत्म, आपको बैकग्राउंड भी समझना है, आपको समझना कि अच्छा यार ये टर्मिनोलॉजी भी तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी दोस्तों अगर आपसे देखा जाए तो यूपीएससी की ये टेंडेंसी रही है, आप किसी भी एग्जामिनेशन में यूपीएससी की तैयारी करो तो यूपीएससी कभी भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे नहीं पूछेगा, यूपीएससी आपको चीजें घुमा के पूछेगा। हो सकता है वो न्यूज काफी पहले न्यूज में हो और आप हो सकता है इस टर्मिनोलॉजी को छोड़ दो, बट मैं बोलूंगा दोस्तों अगर आप रीसेंट कंटेक्स्ट में तैयारी कर रहे हैं और जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आप पढ़ रहे हैं पिछले 1 साल में, तो आप उनको अच्छी तरह यहां पे पढ़िए, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल था जी संतोष ट्रॉफी के ऊपर। अगेन एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट है दोस्तों, और अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स फेवरेट टॉपिक रहा है ईपीएफओ एग्जामिनेशन में, ईओएओ और एपीएससी दोनों एग्जामिनेशन में एक वन ऑफ द हॉट टॉपिक है अगर हम बात करें। तो यहां पे भी कोई नॉर्मल इवेंट नहीं था दोस्तों। संतोष ट्रॉफी की बात करें, अगर मैं बात करूं, अगर रीसेंट कंटेक्स्ट में विंबलडन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें रणजी ट्रॉफी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं संतोष ट्रॉफी के ऊपर अगर सवाल पूछा गया तो इन दोनों स्टेटमेंट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट्स क्यों पूछी गई। देखिए जब संतोष ट्रॉफी 2022-23 के आसपास स्टार्ट हुई थी तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट ये किया गया था कि संतोष ट्रॉफी का फाइनल इस बार इंडिया में नहीं होगा, इंडिया के बाहर होगा, रियाद में होगा। तो पहला क्वेश्चन यहीं से पूछा गया, पहली स्टेटमेंट आप कह सकते हैं ये पूछी गई, नॉट क्वेश्चन। दूसरी स्टेटमेंट, अब कर्नाटका ने 54 इयर्स के बाद जाके इस ट्रॉफी को जीता था, तो ऐसा तो था नहीं कि रेगुलर इवेंट और काफी सालों के बाद जीता था, ठीक है ना। अब अगर किसी स्टेट ने इसको काफी समय के बाद जीता है तो वो स्टेट ने जीता ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, बट ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना कि उस स्टेट ने हराया किसको है। अगर कोई स्टेट जीती है तो किसी को हराया भी तो होगा, तो वहां पे आया था मेघालय। तो इस कंटेक्स्ट में हमसे सवाल पूछा गया था, और अगर हम आंसर बोले तो बिल्कुल दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहां पे सही थी। तो अगर कोई भी इवेंट पढ़ रहे हो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं कि अगर हम रिसेंट कंटेक्स्ट की बात करें तो रिसेंटली हमारी वुमेन्स चेस चैंपियन बनी है दिव्या देशमुख जी। अब क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने किसको हराया, तो ये जनरल बैंकिंग क्वेश्चन लगता है आपको, बट अगर हम एक बात करें क्या वो भारत की पहली ग्रैंड मास्टर बनी है, वुमेन्स चेस ग्रैंड मास्टर, क्या वो भारत की पहली वुमेन चेस चैंपियन बनी है, ठीक है। अगर वो पहली चेस चैंपियन नहीं है तो उनसे पहले कौन कौन भारत में चेस चैंपियन रह चुका है, ये वर्ल्ड कप जीता है वुमेन चेस वर्ल्ड कप, वुमेन चेस वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है। तो अगर इस पूरी चीज को समझोगे तो क्वेश्चन हो सकता है कि जो नवंबर में वुमेन चेस वर्ल्ड कप जो चेस वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है नवंबर में, तो उस कंटेक्स्ट में अगर वो आपसे इस स्टेटमेंट पे सवाल पूछे कि यार मेन चेस वर्ल्ड कप और वुमेन चेस वर्ल्ड कप दोनों ही इंडियंस ने जीता है, और उनके नाम पूछ लीजिए डी गुकेश और दिव्या देशमुख। क्वेश्चन पूछा डी गुकेश यंगेस्ट चेस चैंपियन बने थे और दिव्या देशमुख जो हैं क्या वो यंगेस्ट बनी हैं, तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब आप तो बोलोगे सर चेस चैंपियनशिप तो हुई है, क्वेश्चन तो उन्होंने कितना ही पुराना पूछा, क्योंकि रिलेशन बना। तो यही चीज है दोस्तों, यूपीएससी अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो अगर उसके बैकग्राउंड इवेंट में यानी कि पिछले 6-7 महीनों में उस न्यूज के कंटेक्स्ट में कुछ हुआ है तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो यही अगर हम बात करें इस इवेंट की, तो यहां पे मेजर पॉइंट क्या था, क्योंकि फाइनल पहली बार रियाद में हो रहा था,
कोई जो स्टेट ने जीता था उसने काफी समय बाद जीता था, तो यहां पे इसलिए यहां पे सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो इवेंट्स आपको ऐसे याद करने हैं। अब आते हैं दोस्तों ई संजीवनी पोर्टल के ऊपर। देखिए अगर हम बात करें तो भारत में कहीं ना अगर हम बात करें 2022-23 ऑनवर्ड हम लोगों ने बहुत ज्यादा टेली काउंसलिंग के ऊपर, टेलीफोनिक काउंसलिंग, टेलीफोनिक मेडिसिन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। हम कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन में जाते हैं, हम चाहते हैं कि लास्ट मिनट जो है कनेक्टिविटी हो सके मेडिसिन के फॉर्मेट में भी, या फिर मेडिकल कंटेक्स्ट के बाद में भी, ठीक है, मेडिकल सर्विसेज के कंटेक्स्ट में भी। अगर हम यहां पे बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन था कि ई संजीवनी जो है, क्योंकि बहुत कॉमन इनिशिएटिव है, बहुत बार न्यूज में रहता है, और कभी भी सेशन अगर आप देखोगे, चाहे आप बजट सेशन देख लीजिए, आप मॉनसून सेशन देख लीजिए, ई संजीवनी कहीं ना कहीं न्यूज में रहता है। तो देखिए पूछा गया था कि ई संजीवनी किस चीज के लिए बनाया जाए, किस इनिशिएटिव के लिए लॉन्च किया गया था, वो था टेलीमेडिसिन। तो ये इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगर आप अभी भी देखेंगे तो अभी भी ये न्यूज में होगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी ये सेशन के टाइम पे न्यूज में थी। फिर अब आते हैं दोस्तों कैंपा फंड के बारे में। देखिए उस टाइम पे एनवायरनमेंट को लेके काफी ज्यादा जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही थी उसके बारे में काफी डिस्कशन था, बिकॉज भारत ने उसी पॉइंट ऑफ टाइम में अपनी पंच अमृत स्ट्रेटेजी के बारे में बताया था, जहां पे भारत ने बोला था कि 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने वाले हैं। तो वो इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था ना, तो वहां पे एनवायरनमेंट को लेके इंडिया ने जो इनिशिएटिव्स थे सेशन में भी हाईलाइट किए थे सरकार ने। तो उसी कंटेक्स्ट में अब क्या हुआ, सरकार ने फंड का नाम लिया था कैंपा फंड, जो कि हमारा एनवायरनमेंट रेगुलेशंस के कंटेक्स्ट में ही आता है। तो इसको रेगुलेट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रेगुलेट करती है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे अगेन एक बिगर टॉपिक के कंटेक्स्ट में न्यूज में हमसे पूछा गया है। अब आते हैं दोस्तों, जैसे मैंने बोला काफी न्यूज का मैंने वो कंटेक्स्ट समझाया। अब जो ये दोस्तों एक क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा वो है बिराक के बारे में। अब देखिए यहां पे ना बिराक एज एन ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मली अगर हम बात करें, बिकॉज बहुत ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में रहे, तो बिराक भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में था, ठीक है। पीआईबी में बिराक के बारे में डिस्कशन हुआ था, जैसे बिराक ने एग्रीमेंट साइन किया, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है बिराक, उसने एग्रीमेंट साइन किया, ऐसे कुछ न्यूज बिराक के बारे में न्यूज में थी। अब उस कंटेक्स्ट से यूपीएससी ने बहुत ही इन डेप्थ सवाल पूछा बिराक एज एन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये उस साल का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था अगर हम एपीएससी एग्जामिनेशन की बात करें। बाकी क्वेश्चंस फिर भी ऐसे थे, अगर आपने चीजों को पढ़ा हुआ एक साल तो आप चीजों को हैंडल कर सकते थे, टैकल कर सकते थे। तो ये एग्जामिनेशन ऐसा नहीं था कि इसको बिल्कुल टैकल नहीं किया जा सकता, बट ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था दोस्तों जो कि बहुत ही आउट ऑफ द कंटेक्स्ट पूछा गया। और मुझे लग रहा है उस समय पे मेजॉरिटी बच्चों जिनसे मेरी बात हुई तो सबने बोला कि सर ये क्वेश्चन तो हमने छोड़ दिया था कि यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है। अगर इस क्वेश्चन को समझे दोस्तों, तो इससे समझ ही आता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है तो आपको उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि मैं बात करूं रिसेंट कंटेक्स्ट में नीति आयोग न्यूज में रहा है, उसके अलावा आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी न्यूज में है दोस्तों, ठीक है ना। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है, ओएनडीसी, प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोमिनेंट इनिशिएटिव है जो न्यूज में है, खबरों में है, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, उनके बारे में आपको पढ़ना है। अगर हम यहां पे बात करें दोस्तों, तो पूछा गया था कौन सी स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल जी, बिराक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है कि वो किस तरह से हमारे जो इंडस्ट्री रिसर्च है उसको किस तरह से हमारे जो साइंटिस्ट है, बडिंग साइंटिस्ट है, उनको हम एनकरेज कर सके, आप फाइनेंशियली कह सकते हैं, उनको रिसर्च के रिगार्डिंग हम उनको कहीं ना कहीं एनकरेज कर सके, इसलिए बिराक काउंसिल बना। तो बिल्कुल बात है, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप बनाना चाहते थे आप, अफोर्डेबल इनोवेशन लेके आना चाहते थे, आप चाहते थे कि स्टार्टअप्स और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है एक एम्पावर किया जाए उनको, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या यंग इन्वेस्टिगेटर्स को एंटरप्रेन्योर मैनेजरियल डेवलपमेंट रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो दोस्तों ये स्टेटमेंट करते हैं, ऐसा बिराक का ऑब्जेक्टिव नहीं था। बिराक का प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से हम इनोवेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम बात करें तो जो हमारे बडिंग स्टार्टअप्स थे अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी को लेके, किस तरह से हम उनको बेसिकली कह सकते हैं कोलैबोरेट कर पाए, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। तो इसलिए यहां पे आंसर 1, 2 और 3 बनेगा, ठीक है दोस्तों। अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था, हमें यहां पे आंसर्स को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अगर आप बात करें तो जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपकी न्यूज में रहेंगी उनको आपको अच्छी तरह पढ़ना। अब ये नहीं कि बिराक पे सवाल है तो बिराक पढ़ने बैठ जाओ, नहीं, क्योंकि यूपीएससी है, यूपीएससी में करंट अफेयर्स बहुत वास्ट रहते हैं दोस्तों, तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से इन चीजों को पढ़ना है, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, तो मेन चीज आपको यहां से ये पता चलती है कि आपको चीजों पे डायरेक्ट तो चीजें पता ही हो, उस पर भी सवाल आया, बट अगर आपको थोड़ी सी चीजों को इनडायरेक्टली आपने उसका बैकग्राउंड पढ़ा है, चीजों को समझा है, तो वो चीजें भी आपकी यहां पे है।
उसी कंटेक्स्ट में दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जहां पे आज हम EO 2023 एग्जामिनेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर हमारे सवाल के साथ, तो पहला सवाल दोस्तों जो हमारा पूछा गया था वो पूछा गया था NSDC के ऊपर, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ऊपर। क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए अगर हम बात करें NSDC की, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अगर हम बात करें स्किल को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी ज्यादा एक्टिव है। अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा एग्जाम 2023 में होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और अगर हम आज की बात भी करें, स्किल बेटर करनी है तो उस कंटेक्स्ट में इंडिया काफी ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। और स्किल्स कंटेक्स्ट में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर जो है हमारा काम कर रही है, और इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि एग्रीमेंट साइन करे ताकि हम स्किलिंग लेवल को अपग्रेड कर सके, ठीक है। अब ये न्यूज में रहती है, तो उसी कंटेक्स्ट में उन्होंने NSDC पे यहां से हमसे सवाल पूछा गया यूपीएससी में। अब सवाल देखिए, अगर दोनों स्टेटमेंट्स को समझें तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बेसिकली हमसे बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट में पूछ रही है कि NSDC का एक्चुअल में काम होता क्या है, यही हमसे पूछा गया। अगर हम बात करें कि यार NSDC है, तो ऑब्वियसली बात है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रही होगी, किसी तरह की वो ऑर्गेनाइजेशन होगी, या तो वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी या फिर वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये पता होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड उसको रेगुलेट करता है। अब DPIIT आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। अब ये आ गया। अब यहां से क्या है, ये एक सेक्शन 8 कंपनी यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में, किस तरह की कंपनी है। यहाँ पे भी यही है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसके अंदर आती है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई अगर हमने बात की कि स्किल्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। अब क्या किस चीज को स्किल करते हैं? इट प्रमोट स्किल डेवलपमेंट में कैटलाइजिंग द क्रिएशन ऑफ ओनली लार्ज क्वालिटी एंड नॉन प्रॉफिट वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्या ऐसा होगा? क्या सिर्फ और सिर्फ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस को कैटर करती होगी स्कीम? तो यार देखो यार, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब देखिए मैं बात करूं दोस्तों, जब भी हम एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है यार, हम यूपीएससी आंसर की इसको में देखते हैं, काफी क्वेश्चंस कई बार ना ऐसे होते हैं जो कंट्राडिक्शन क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं NSDC के बारे में, देखो NSDC ना वैसे ही बना था अराउंड 2008 के आसपास, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एक्चुअल में 2014 में बनी, यानी कि मिनिस्ट्री बाद में बने, बट उसके बाद क्योंकि स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री थी तो NSDC उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर ही एक्चुअल में काम करता है। अब अगर मैं आपको ओपिनियनाइजेशन बोलूं तो दोस्तों यहाँ पे हो सकता है पहली स्टेटमेंट गलत हो, बट यूपीएससी कंटेक्स्ट में यहाँ पे पहली स्टेटमेंट गलत नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर हम आज की बात करें तो ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो एक्चुअल में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर ही काम कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है बिकॉज काफी बार यूपीएससी हमसे क्वेश्चंस में कंट्राडिक्शंस होती हैं दोस्तों, काफी बार लगता है कि नहीं यार ये होगा, बट ऑब्वियसली जब यूपीएससी हमारी आंसर की रिलीज करता है तो जो भी उनके फाइनल आंसर्स होते हैं, कुछ में कंट्राडिक्शंस होती हैं, कुछ में हो सकता है कि जिस थॉट प्रोसेस से वो क्वेश्चन बना हो तो वो उस थॉट प्रोसेस पे हम कई बार ओवरथिंक कर जाते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में बात करो तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है, बिकॉज यहां पे ये कीवर्ड याद रखो। और अगर आप बिल्कुल कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो यार ओनली कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। कुछ भी चीज हुई है सिर्फ और सिर्फ इसी में होती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी कंटेक्स्ट में हमारा ये वाला पॉइंट जो है गलत है, तो यहाँ पे आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो यहां से हमारा ये आंसर आया। अब अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, आपको आंसर पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है कि अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहा हूं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, क्या उसका प्राइम गोल है, क्या क्या वो करती है, वो मुझे पता होना चाहिए। अब आते हैं हमारे आज के अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है दोस्तों जूट पैकेजिंग बिल के लेके। देखिए क्या होता है कि जब वो जूट बैग्स जो हमें, अब काफी चीजें दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि प्लास्टिक बेस यूज होते हैं, गवर्नमेंट एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स के ऊपर काफी ज्यादा काम कर रहा है। उसी कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ने बोला कि हमें अपनी जूट इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना है, तो हमने जूट पैकेजिंग बिल लेके आए। हमने बोला कि अब जब से जो आपके फूड ग्रेन्स हैं या फिर जो शुगर है, ठीक है, उसको हम जूट बैग में बेचेंगे, कुछ परसेंट शुगर का, कुछ परसेंट फूड ग्रेन्स का, ये बताया गया। अब देखो दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पे इस बिल से दोनों क्वेश्चन हमसे पूछे गए। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, क्योंकि अब मैं बात करूं, ये जो हमारा पेपर जुलाई में हुआ है और ये जो चीज है दोस्तों ये दिसंबर के आसपास न्यूज में था, ठीक है, अराउंड दिसंबर में ये न्यूज में था। तो क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेट कर दिया जी 100% शुगर और फूड ग्रेन्स इन डाइवर्सिफाइड जूट बैग्स। क्या 100% कर दिया था? दूसरा पूछा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द जूट पैकेजिंग मटेरियल कंपल्सरी यूज इन पैकेजिंग कमोडिटीज एक्ट 1987। तो ये दोनों बिल के थे, बिकॉज इसी एक्ट को ही लेके उन्होंने यहां पे कुछ अमेंडमेंट्स या कुछ चेंजेस की थी दोस्तों। तो
क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए आप बोलोगे कि यार सिर्फ इस तरह से मतलब सारे बिल्स पढ़ने, देखिए अगर कोई इंपॉर्टेंट बिल न्यूज में है दोस्तों तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अभी रिसेंटली पार्लियामेंट सेशन में तो काफी बिल्स जो हैं, काफी एक्ट्स जो हैं उसके ऊपर प्रपोजल्स दिए गए। अगर वो प्रपोजल्स हैं, याद समझना, अगर वो प्रपोजल्स हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज यूपीएससी कभी भी प्रपोजल्स पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बिकॉज वो फाइनलाइज ही नहीं हो, तो बदल सकते हैं। अगर वो एक्ट बन चुका है और वो पास हो चुका है, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका है, तब क्वेश्चन उस पर आने के चांस है, बिकॉज बिल्स तो कितने ही आते हैं यार। तो आपको ऐसी चीज जिसमें कोई मेजर कमोडिटीज में मेजर इंपैक्ट जिस चीज का हो रहा है, अगर ऐसा कोई चीज पास होती है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अब उसी कंटेक्स्ट में बात करें दोस्तों, अगर इसका आंसर देखिए तो यहाँ पे एक्चुअल में पहली स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज देखो क्या था, फूड के कंटेक्स्ट में 100% था, शुगर के कंटेक्स्ट में 20% था, ठीक है, 20% था, तो इसलिए पहली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। बट अगेन मैं बोलूंगा कोई भी बिल आप पढ़ रहे हैं उसमें जो जो मेजर चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस का मतलब या तो बिल अमेंड हुआ है तो चेंजेस होंगे, या फिर उस बिल में जो भी इंपॉर्टेंट उसके की फीचर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये दोनों चीजें एक्चुअल में, ये पॉइंट की फीचर्स से आता है। ये बिल आता है कि इसने किसी बिल को रिप्लेस किया है या किसी बिल में अमेंडमेंट किया, तो ये लाइन आपकी बेसिकली वहां से आती है। तो अगर आप कोई भी बिल्स या एक्ट्स पढ़ रहे हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर। अब आप बोलोगे सर क्या यूपीएससी में एग्रीमेंट्स भी याद करने होते हैं? एग्रीमेंट ही है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने 25 बिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है 5 ईयर के लिए इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए अंडर दी पीएम गति शक्ति स्कीम, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान समझो, ये कोई नॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है कि भाई नॉर्मल एग्रीमेंट साइन हो गया, नहीं। ये क्या हुआ है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन को लेकर ना एक बहुत ही मेजर एग्रीमेंट साइन हुआ था एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये यानी कि हमें हर एग्रीमेंट नहीं पढ़ना है। यहां से सबक क्या लिखा है, यहाँ हम सीख क्या रहे हैं कि हमें हर एग्रीमेंट नहीं पढ़ना है। हमें दोस्तों यहां पे करना क्या है कि अगर कोई मेजर एग्रीमेंट, जैसे मैं बात कर रहा हूं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। अगर इंडिया ने बोला कि हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, हम एग्जांपल दे रहा हूं कि हमने जापान के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया कि जापान और इंडिया कोलैबोरेट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और 2037 तक हमने ये कोलैबोरेशन जो है जहां पे जापान हमें कम से कम 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट देगा। तो ये बड़ी चीज है ना यार। अब ऐसा तो नहीं है कि यार एथर ने एग्रीमेंट किया ईईवी के साथ तो याद करना है। मेजर एग्रीमेंट्स होते हैं जहां पे एक ब्रॉडर इफेक्ट, बिकॉज गति शक्ति बहुत बड़ी स्कीम है, ये छोटी मोटी स्कीम है, बहुत बड़ी स्कीम है पीएम गति शक्ति स्कीम। उसके ऊपर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपका कोर फीचर है, जिसके ऊपर यार इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेन है किसी भी देश का, उसको बढ़ाने के लिए, उसको बेटर करने के लिए आपने यहां पे एग्रीमेंट साइन किया है। तो इस कंटेक्स्ट में मैं आपको बोलूंगा कि यहां पे अगर कोई मेजर आप ऐसे एग्रीमेंट्स देख रहे हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। अब क्या आपको यहां पे फिगर्स इंपॉर्टेंट हैं? देखिए फिगर्स अगर हम बात करें तो जनरली यूपीएससी फिगर्स पे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट ऑब्वियसली बात है यार, अगर कोई बहुत ही ऐसा ही फिगर है कि पहली बार हुआ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के अंदर। अब वहां पे वो पहला ऐसा एग्रीमेंट है जो कि लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है वो, कि भाई 100 बिलियन डॉलर जो है आप इन्वेस्ट करोगे इंडिया में, आप इतनी जॉब्स हैं जो आप क्रिएट करोगे। तब यहां पे क्या आपसे फैक्ट पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता, हो सकता है फैक्ट पे ही खेल ले यूपीएससी आपसे। तो यूपीएससी अगर फैक्ट पे खेलेगा तो वो तभी खेलता है अगर वो बहुत ही मेजर फैक्ट हो। ऐसा नहीं वो करेगा कि यार अच्छा 10,445 करोड़ पे मिले हैं तो 10,445 मिले, 10,230 मिले, वो नहीं खेलेगा, वो मेजर फैक्ट्स पे खेलेगा। तो ये आपको करंट अफेयर्स में हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो इसका आंसर था एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर। अब देखो ये ना एक ऐसा क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था ना, कई बार बच्चों के मन में आता है कि क्या हम करंट अफेयर्स जितना भी पढ़ ले, यूपीएससी हमेशा कुछ ना कुछ चीजें आउट ऑफ द बॉक्स पूछता ही है। ये कैसी चीज है? प्रोवेस। अब प्रोवेस यार बेसिकली अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, प्रोवेस बेसिकली पता क्या है? ये एक डाटाबेस है जो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखता है कंपनीज की, जो कि एकेडमिक्स के लिए बनाई जाती है, ठीक है। अब देखो यार इस चीज को मैं समझाऊं तो ये टेक्नोलॉजिकल चीज थी। अब टर्म्स बहुत न्यूज में आती हैं, ठीक है। क्या आप सारी टर्म्स को कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये वन ऑफ दैट इंस्टेंस था। प्रोवेस के ऊपर कोई एक आर्टिकल आया हुआ था लाइवमेंट के ऊपर, और वहां पर उन्होंने थोड़ा सा बताया था कि प्रोवेस आजकल काफी ज्यादा उस पर वर्क हो रहा है। अब दोस्तों मैं आपसे बात करूं क्या हम हर टर्मिनोलॉजी को समझ पाएंगे? तो ऑब्वियसली बात है जब भी आप यूपीएससी एग्जामिनेशंस में जाएंगे तो हमेशा आपको ध्यान रखना देयर विल बी सम क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट होंगे, और ये वन ऑफ दैट क्वेश्चन है। क्या अब इस लेवल तक क्या आपको पढ़ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप पढ़ सकते हो, या क्या इस लेवल तक आपको हर एक चीज याद करनी? नहीं।
तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है कि अगर इस तरह क्वेश्चन आया, बिल्कुल आया यार पुराने पेपर में, बहुत बच्चे बोलेंगे टर्मिनोलॉजी पे सवाल आया, पढ़ने बैठ जाओ। दोस्तों यार हमें वो चीजों पे ध्यान देना जहां पे हमसे मैक्सिमम चीज हम रिटर्न ऑफ आउटपुट हम समझ सकते हैं। अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा यार बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ही कुछ पूछ ले, जाए यूपीएससी पूछ ले, तो छोड़ देना है। तो ये क्वेश्चन इस तरह का था। उस जब वो एग्जाम हुआ था तब भी काफी बच्चों ने सोचना छोड़ दिया, ये समझना है क्या है। ठीक है जी। और दोस्तों देखिए अगर हम बोले ईपीएससी का पेपर तो भी थोड़ा सा डुएबल था। ईओ का पेपर पिछली बार करंट अफेयर में बात करूं, करंट इवेंट्स बहुत डिफिकल्ट आया था, यहाँ पे इतना आसान नहीं आया था। ठीक है, तो ये हमारी यहां से ये लर्निंग है। अब आते हैं जी एनएससी प्राइम। देखिए अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल सेक्टर में, जनरली हम बोलते हैं यूपीएससी में क्या फाइनेंशियल सेक्टर्स पे न्यूज आएंगी। बहुत बंदे बोलेंगे नहीं यार फाइनेंस तो बैंकिंग का टॉपिक होता है ना, यूपीएससी को पूछेगा। देखो यार पहली बात ये समझना, अगर कोई आपको ये कह रहा है ना कि फाइनेंस सिर्फ बैंकिंग का टॉपिक है, यूपीएससी का नहीं है, तो ये गलत है। यूपीएससी का करंट अफेयर्स ओवरऑल करंट अफेयर्स, यूपीएससी हर इस चीज पे हर एक डायमेंशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसीलिए यूपीएससी को एक डिफाइंड डायमेंशन नहीं है कि बस इसी डायमेंशन पे हमसे सवाल पूछा जाएगा। यूपीएससी बहुत वास्ट है, करंट अफेयर्स तो बहुत वास्ट है, और यूपीएससी का करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा वास्ट है, कुछ भी उठा के पूछ सकती है। ठीक है, इन एवरी डायमेंशन दे कैन आस्क। बट पॉइंट इज कि अब आप फाइनेंशियल के सारे न्यूज पढ़िए, कि सारे एक्ट्स पढ़े, सारे नोटिफिकेशंस पढ़ो आरबीआई की नहीं। आपको ये ध्यान रखना कोई मेजर चेंजेस आ रहे हैं किसी फाइनेंशियल सेक्टर में। जैसे एग्जांपल देता हूं, बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट आया है 2025 में। ठीक है, आरबीआई ने क्या किया है, एक फ्री एआई रिपोर्ट आई है, फ्री एआई के ऊपर जाने पे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज कर सकते हैं उसके ऊपर आरबीआई काम कर रहा है। ठीक है जी, आरबीआई ने पहली बार क्या किया, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दे दिया है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक क्या होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। तो जो मेजर चेंजेस किसी फाइनेंशियल सेक्टर्स में अगर आ रही हैं तो वहां पे हमसे सवाल पूछा जा सकता है, और इसी कंटेक्स्ट में एनएससी प्राइम भी आता है दोस्तों। ठीक है, तो एनएससी प्राइम अगर हम बात करें दोस्तों तो अराउंड फेब के आसपास न्यूज में था। और एनएससी प्राइम बेसिकली क्या था, ये एक बेसिकली हाई स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनिशिएटिव था। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेटर करने के लिए एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना प्राइम वर्जन निकाला, जिसको बोलते हैं एनएससी प्राइम। ठीक है, तो यहां से क्योंकि बहुत एक मेजर चेंज हुआ है यार फाइनेंशियल सेक्टर में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर मेजर काम कर रहे हो, तो वहां से उन्होंने यहां पे क्वेश्चन हमसे पूछा है। क्लियर हो गया जी ये वाला पार्ट कि किस तरह से क्वेश्चन आया। अगेन दोस्तों क्या मैं बात करूं, सॉवरेन बॉन्ड्स हैं, कंसेशन टैक्स हॉलिडेज था, कोई स्पेशल प्रिविलेजेस था, नहीं ऐसा नहीं था, स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं थी। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसी कंटेक्स्ट में मैंने आपको बता भी दिया कौन से टॉपिक्स मेजरली यहाँ पे पढ़ने हैं। तो यार कोई भी मेजर चेंज होना वो हमें पता है। जैसे मैं बात करूं जीएसटी के ऊपर, एक बात चल रही है कि जीएसटी की स्लैब्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हम जीएसटी की टैक्स स्लैब्स को कम करने वाले हैं, 5% और 18% पे लेके आने वाले, 12% और 28% वाली स्लैब हम उठा देंगे। और ये भी बोला गया है कि जो सिन गुड्स हैं, जैसे टोबैको होता है, या फिर मैं बात करूं दोस्तों अगर आपका लग्जरी आइटम्स हैं, वहां पे अभी भी हम टैक्सेशन जो है वो हायर ही लगाएंगे। तो ये एक सिंप्लीफिकेशन की बात हुई। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको जीएसटी पता होना चाहिए, जीएसटी कमिश्नर के बारे में पता चाहिए, जीएसटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो मेजर चेंजेस हैं, जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको बताया बैंकिंग एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आरबीआई ने रिसेंटली बेसिकली क्या किया, बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा सा आरबीआई चेंजेस लेके आया, जहां पे आरबीआई ने क्या बोला है कि यार बहुत बार साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो आरबीआई ने बोला कि बैंक्स को बोला आप अपना डेडिकेटेड डोमेन ले लो बैंक.इन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को बोला डेडिकेटेड डोमेन ले लो fin.in। तो ये मेजर चेंज हुआ है ना यार कि बैंक.इन, fin.in, फिर उन्होंने डेडिकेटेड सीरीज बना दी कि अगर 1600 सीरीज से, यानी क्या आपको ना 1800 टोल फ्री नंबर आता है, अगर 1600 से कॉल आएगा तो इसका मतलब उन्होंने बोला कि आपकी कोई ट्रांजैक्शनल इश्यूज है तो आरबीआई या बैंक्स आपको इस नंबर से कॉल करें। अगर आपको कोई प्रमोशनल एक्टिविटी करनी है तो 1400 सीरीज से कॉल करो, ताकि कस्टमर अवेयर रहे। अब देखो ये मेजर चेंजेस हो रहा है ना यार, तो इस तरह के मेजर चेंजेस को आपको पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं जब भी आप फाइनेंशियल करंट अफेयर्स की यहां पे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। देखिए अब ये एक गवर्नमेंट का विजन था जो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हाईलाइट हो रहा था, वो था पंच अमृत स्ट्रेटेजी। पंच अमृत स्ट्रेटेजी बेसिकली दोस्तों क्या है कि पंच अमृत स्ट्रेटेजी में भारत ने ये बोला है कि हम जो हैं, सबसे पहली बात है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी को लेके हम जो हैं अपने आप को बेसिकली, इंडिया ने बोला था कि हम नेट जीरो कार्बन इमिटर बनने वाले हैं 2070 तक, नेट जीरो कार्बन एमिशन, जिसको आप आजकल भी बोलते हो 2070 तक। ठीक है जी, ये इंडिया का प्राइम गोल था। उसी गोल में इंडिया ने बोला है कि पंच अमृत का मतलब हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हैं हमारे क्लाइमेट चेंजेस को लेके।
ठीक है जी, कि हमारे क्लाइमेट चेंज को लेके हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हैं, जहां पे हमारा प्राइम गोल क्या था कि सबसे पहली बात है हम 500 गीगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनाना चाह रहे हैं 2030 में। दूसरा बोला गया कि 50% जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है अब से हम रिन्यूएबल एनर्जी से मीट करेंगे 2030 तक। हम नेट जीरो कार्बन एमिटर बनेंगे 2070 तक। 1 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन जो है हम वो करने वाले हैं, यानी कि हम 1 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने वाले हैं। तो इस तरह से इंडिया ने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई क्लाइमेट चेंज को लेकर। और देखो उसी स्ट्रेटेजी में अगर आप आज के टाइम पे भी कोई भी क्लाइमेट चेंज का इनिशिएटिव पढ़ोगे ना, सबसे पहले आप ये पढ़ते हो कि भारत का टारगेट है जी हमें नेट जीरो कार्बन एमिटर बनना है 2070 तक। भारत चाहता है कि हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करें 2030 तक। भारत चाहता है कि हमारी 50% की जो एनर्जी की जो कंट्रीब्यूशन है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से आए 2030 तक। इसी कंटेक्स्ट में इंडिया आज भी काम कर रहा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात कर लो, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर लीजिए, आप विंड एनर्जी की बात कीजिए, आप सोलर एनर्जी की बात कीजिए, वो सारे के सारे चीजें यहीं से आती हैं। तो ये स्ट्रेटेजी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया ने बोली थी कि हाँ जी इस स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहां से लर्निंग क्या है दोस्तों, अगर आप कोई क्लाइमेट इनिशिएटिव पढ़े, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ना, तो दोस्तों एक आप देखने एक ट्रेंड चल रहा होगा जहां पे गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव लेगा। अब अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम आज के पॉइंट में देखिए, अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहीं पे भी जाते, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ब्रिक्स की समिट हो दोस्तों, चाहे मैं बात करूं आप G7 की बात कर लीजिए, या फिर आप बात कीजिए यूनाइटेड नेशंस में बात कीजिए, इंडिया सबसे ज्यादा एफर्ट किस पे ले रहा है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। बिकॉज हमारा एक सर्टेन गोल है क्लाइमेट चेंज को लेके। हम बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं क्लीन टेक्नोलॉजी को लेके। तो यानी कि अगर हम हर जगह पे क्लीन टेक्नोलॉजी की डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम ये डिस्कशन कर क्यों रहे हैं, थोड़ा सा तो भी बताना चाहिए। स्ट्रेटेजी, पंचामृत स्ट्रेटेजी। अब क्लीन टेक्नोलॉजी पे काम करो तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है दोस्तों, क्लीन टेक्नोलॉजी एज ए टर्म क्या होता है, या फिर हमने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं जो हम पिछले 2-3 ऑलमोस्ट इस साल तो हम क्लाइमेट एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज ब्रॉडर एंगल पे जब आप पढ़ोगे तब आपके एग्जाम के लिए ज्यादा यूजफुल होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करूं दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हैं, तो इसका मतलब यहां से लर्निंग क्या है, या जिस भी ब्रॉड टॉपिक जैसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई भी इनिशिएटिव है ना, आपको अच्छी तरह पढ़ना है। स्पेसिफिकली अगर इंडिया उस पर कोई चीज प्रपोज कर रहा है, इंडिया ने कोई चीज को फाइनलाइज कर दिया कि इस स्ट्रेटेजी पे हम काम करने वाले हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब यार ये जो बिल था ना दोस्तों, ये बिल जो है ऑलमोस्ट 1 साल पहले हमारे एग्जाम से पहले पूछा गया। ये अराउंड जून 2022 में ये बिल आया था, ये वाला बिल। ठीक है, अब इस पर एग्जाम था जुलाई 2023 में। अब मैं आपको बोलता हूं कि जनरली यूपीएससी 1 साल से क्वेश्चन पूछता है, और यहां पे हमारे आखिरी जो, अगर मैं आखिरी के 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट, तो देखिए बाकी क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं आखिरी के 6 महीने से हमारे अटक गए। वहां पे प्रोवेस्ट नहीं था। अगर मैं बात करूं प्रोवेस्ट, देखिए बेसिकली टर्म ही ऐसा था जो यूपीएससी ने थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछा। प्लस अगर आप बात करो जूट पैकेजिंग बिल, तो वो भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं क्योंकि वो 7th-8th मंथ में से आया था, तो वो चीज है। बाकी क्वेश्चन जनरली आपके 6 महीने में से, बट क्वेश्चन थोड़े से इन डेप्थ थे। अब आते हैं जी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के ऊपर। अब क्या हुआ दोस्तों, नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग, मैंने अभी आपको क्या बोला था, हम कहीं ना कहीं अगर जिस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस कर रहे थे, यहां पे नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग है, यानी कि जो मेजर एक हमने चेंजेस किए, मेजर एक्ट लेके आए, मेजर कुछ चेंजेस करने वाले थे, तो वही यहां पे हमने की। नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग के ऊपर जो था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक इंडियन स्टैंडर्ड सेटअप किया था। तो यानी कि हमने एक मेजर चीज के ऊपर एक स्टैंडर्ड सेटअप किया है। तो इसका मतलब अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी कोई मेजर चेंजेस हैं, किसी नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग की बात कीजिए, या किसी भी कंटेक्स्ट में जब हम एक मेजर कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं, या एक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या बिल लेके आ रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड लेके आ रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब उसने बोला कि जी नेचुरल रेफ्रिजरेटर मेड प्राइमरी टू स्टोर वेजिटेबल, फूड्स, milk and also cooling water. This standard helps Bureau of Indian Standard in fulfilling 6 out of the 17 United Nations Sustainable Development Goals. ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पे भी दोनों चीजें बेसिकली बिल के ऊपर है कि बिल करना क्यों बिल क्यों बनाया हमने, इसलिए बनाया क्योंकि देखो यहां से सबसे पहला समझ लगता है कि बिल क्यों। अगर आप कोई भी बिल, एक्ट, प्रोग्राम, स्कीम पढ़ोगे, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक उसका ऑब्जेक्टिव या वाइज रूल समझो। क्यों बना ये बिल? इसलिए बना नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग के लिए, बिकॉज हम अपने जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको कहीं ना कहीं फुलफिल करना चाह रहे हैं, तो उसलिए हमने ये चीज को लिखे। दूसरा हमने ये बोला कि भाई एक नेचुरल रेफ्रिजरेटर है जो हमारे नेचुरल, बिकॉज हमने नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग की बात की है, तो हमने बोला जो हमारे नेचुरल रेफ्रिजरेटर हैं
उनका प्राइमरीली काम, हम इससे करना क्या चाहते हैं, हमने इस पर किया क्या है, तो ये आ गया। ठीक है, अब क्या मैं आपसे बोल लूं कि यार अगर मैं करंट अफेयर्स, तो क्या मुझे पूरे के पूरे इस एक्ट को याद करना है? पूरे के पूरे नहीं। जो भी अगर आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को फॉलो कर रहे हैं, तो जो प्राइमरीली चीज है जिस पे वो काम कर रहा है बिल, प्राइमरीली वो जिस चीज पे फोकस कर रहा है, वो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि वो किस चीज को क्यों लेके आ रही है सरकार वो बिल। कुछ तो होगा। अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे काम? बिकॉज ऑब्वियसली बात है, इस टाइम वर्ल्ड पे अगर हम बात करें तो क्लीन टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, उस पर हम काम कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव है। ठीक है ना, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी हम मीट करना चाहते हैं, वो भी पार्ट आ रहा है। ठीक है ना, तो ये वो जब आप बेसिक ब्रॉडर चीजों पे करंट अफेयर्स को पढ़ोगे, तो यहां पे जो एग्जाम पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है कोई बिल एक्ट है तो वहां पे फीचर्स आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ने हैं दोस्तों। अगर हम बात करें कि अगर आप कोई एक्ट के साथ साथ मैं बात करूं दोस्तों, अगर कोई मेजर एग्रीमेंट साइन होता है किसी मेजर इनिशिएटिव को लेकर, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। बाकी हमने यहां से सीखा कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा हर बार ऐसे पूछेगा जो कि थोड़े से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चले जाते हैं, जैसे कि प्रोवेस वाला क्वेश्चन था यहाँ पे। ठीक है, अब क्या उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना है? नहीं। टर्म्स इन न्यूज आती हैं दोस्तों, देखो यार जितना हम लोग याद है करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है, तो चीज करनी क्या है, जितना पढ़ रहे हैं उसको इतनी अच्छी तरह पढ़ो कि वहां से चीजें गलत ना हो। जो आ गया बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, उसको तो हमें छोड़ना ही है। ठीक है, तो ये आपको यहां पे ध्यान। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पर हमने पिछले 3 पेपर्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व किया है। दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की क्वालिटी रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं फॉर दी स्पेशल कंपोनेंट, तो हमने आपके लिए एक स्पेशल बुक डिजाइन कर दी है, जहां पर आप लोगों को 1900 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, कंप्यूटर हम प्रोवाइड करें। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन है और एज पर द लेटेस्ट सिलेबस एंड लेटेस्ट पैटर्न है। दोस्तों इसके साथ साथ आप हमारे ई स्टोर पे जाके सोशल सिक्योरिटी एक्ट की कंपाइल्ड बुक और लेबर लॉ की कंपाइल्ड बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। और दोस्तों अगर आप इस एग्जाम के हर एक कंपोनेंट की क्वालिटी रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है, जहां पर आप लोग हर एक कंपोनेंट के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को 10 फुल लेंथ टेस्ट फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन विद वीकली मेंटर टॉक सेशन और करंट अफेयर के भी आपको मंथली क्विज मिल रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आप लोगों की क्वालिटी प्रिपरेशन में हेल्प करने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है 85% ऑफ का, जिसको आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड EPFO85। तो ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को लास्ट मोमेंट में इस एग्जाम के लिए रेडी करने में काफी हेल्प करने वाली है। आप इसमें जो है एनरोल कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।